क्या कह रहे हैं हम लोग उसको एक थिन वायर में क्या कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनली मतलब होता है एक थिन वायर में। तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे, रिड्यूस सेक्शन इज ए मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, थिन वायर। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या, थिन वायर के साथ में थिन वायर, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर यही हमारे पास क्या होता है, किसी भी सीट को अगर हम लोग क्या करते हैं थिन सीट में कन्वर्ट करते हैं, थिन सीट में अगर हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाता है वो प्रॉपर्टी, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाता है स्टूडेंट्स। तो आप याद रखें, मैलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी जो भी हमारे पास सॉलिड है उसको क्या कर देना, थिन सीट में कन्वर्ट कर देना, वो मैलेबिलिटी कहलाता है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है। और जो हमारे पास क्या डक्टिलिटी मतलब होता है, जैसे हमारे पास सपोज दिस इज द वायर, कोई वायर है इस तरीके का, और आप इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से फोर्स लगा करके मतलब खींच रहे हैं, इस तरीके से खींच रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ये वायर क्या हो गया, कुछ इस तरीके से थिन वायर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये थिन वायर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डक्टिलिटी होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जैसे आप इस फोर्स को हटा देंगे तो वो वापस से क्या कर जाए, अगर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को क्या नहीं कर पाता, गेन नहीं कर पाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट इज द प्लास्टिसिटी, व्हाट इज द इलास्टिसिटी, व्हाट इज द मैलेबिलिटी एंड व्हाट इज द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में सिंपली क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वायर है या जो भी हमारे पास बार है, ठीक है ना, उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर देना, एक थिन वायर में कन्वर्ट कर देना। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डक्टिलिटी। अगर हमारे पास कोई भी मतलब क्या है, हमारे पास मेटल है या कुछ भी है, उसको अगर हम लोग थिन सीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैलेबिलिटी बोलेंगे। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बाय सुटेबिलिटी ऑफ द स्टोन्स फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। यस, जब भी आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो भी आप एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी आप एग्रीगेट्स यूज करते हैं उस एग्रीगेट्स में आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। डिफरेंट हमारे पास क्या होता है, टेस्ट होता है। तो उसमें जैसे एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट है, अब्रेशन है, इम्पैक्ट है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन, दीज आर द वेरियस टेस्ट। बट आपने ध्यान देना है कि हार्डनेस एवेल्युएट करने के लिए, मतलब हार्डनेस पता करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास एब्रेशन टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास एब्रेशन टेस्ट होता है। एक क्लास में हम आपको सारे टेस्ट कराएंगे स्टूडेंट्स, प्रॉपर वे में, सारे टेस्ट को प्रॉपर वे में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एब्रेशन टेस्ट होता है हमारे पास। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर वे में अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस एट द टाइम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, आइसोगोनिक लाइन, या फिर आगोनिक लाइन है, या फिर हमारे पास मैग्नेटिक वेरिएशन है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखते चलिए। एक हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से एक क्या कर रहा है, लाइन पास कर रहा है। दिस लाइन इज नॉन एज द ट्रू मेरिडियन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू मेरिडियन। काफी बार बच्चों को दिक्कत रहता है, मेरिडियन एक लाइन है जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से क्या कर रही है, पास कर रही है। अच्छा, ट्रू नॉर्थ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ आप कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा सर्वे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं, ठीक है। उसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ को फाइंड कर रहे हैं। अब एक हमारे पास दूसरा लाइन है स्टूडेंट, दूसरा लाइन जो है या मेरिडियन है, उस मेरिडियन को हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक साउथ एंड दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ, ओके। अब मैग्नेटिक दिस इज द ट्रू मेरिडियन एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज नॉन एज द डिक्लिनेशन। इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिक्लिनेशन बोलते हैं, या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कह सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या कह सकते हैं, डिक्लिनेशन कहते हैं। अच्छा, ये किसके कारण हो रहा है, इट इज ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन के कारण ऐसा हो रहा है कि जो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द ट्रू मेरिडियन एंड दिस इज द हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ आप किसके हेल्प से पता कर रहे हैं, ये आप लोग कंपास के हेल्प से पता कर रहे हैं, जो भी हमारे पास क्या है कंपास है उसके हेल्प से हम लोग पता कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स एक और, ये ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में होगा, ये हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरी साइड में भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, एक हमारे पास लाइन, यही लाइन इस तरीके से, इस बार दिस इज द ट्रू साउथ
and magnetic south and this is the magnetic north. ये हमारे पास this angle is the declination. इसे हम लोग क्या कहेंगे, declination कहेंगे, इसलिए आपसे declination. तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बनता है स्टूडेंट्स, कि हम लोग कह सकते हैं ट्रू बेयरिंग इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू हमारे पास है मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस किसके हमारे पास स्ट्रेंथ, डिक्लिनेशन, डेल के है, डेल इज द डिक्लिनेशन, दिस इज द मेन रिजल्ट। इस रिजल्ट को आपने क्या रखना स्टूडेंट्स, याद रखना। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन अभी तक आया होगा किसी भी स्टेट के एग्जाम में या किसी भी एसडीओ में, असिस्टेंट इंजीनियर में, जूनियर इंजीनियर में, किसी भी एग्जाम में आया हो, चाहे गेट में आया, चाहे ईएससी में, वट एवर जहां भी आया है, आप उस क्वेश्चन को आज चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ट्रू मेरिडियन इक्वल टू मैग्नेटिक मेरिडियन प्लस माइनस क्या होता है, डिक्लिनेशन होता है। अब हम लोग जो प्लस साइन यूज करते हैं, प्लस साइन यूज्ड फॉर ईस्ट डिक्लिनेशन, किसके लिए यूज करेंगे, ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, प्लस साइन यूज फॉर ईस्ट डिक्लिनेशन एंड माइनस साइन, ओके, माइनस साइन यूज्ड फॉर वेस्ट डिक्लिनेशन होता है हमारे पास, वेस्ट डिक्लिनेशन होता है। ध्यान से देखते चलिए, आपके माइंड में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, प्लस साइन यूज फॉर द ईस्ट डिक्लिनेशन एंड माइनस साइन यूज फॉर द वेस्ट डिक्लिनेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, टीवी इज नॉट चेंज, ओके, टीवी नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ में टीवी का वैल्यू जो है, ट्रू बेयरिंग का वैल्यू क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता है। ट्रू बेयरिंग इज फिक्स्ड। अगर किसी लाइन का सपोज 1900 में अगर किसी लाइन का ट्रू बेयरिंग जो था, आज भी वो लाइन वही क्या बनाती है, ट्रू बेयरिंग बनाती है। मतलब टाइम चेंज होने के साथ में टीवी का वैल्यू क्या नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा। बट जो एमबी है, एमबी हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, एमबी इज द मैग्नेटिक बेयरिंग इज वेरी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, मतलब जो ये क्या कर रहा है, प्लेस टू प्लेस भी चेंज हो रहा है और टाइम टू टाइम भी चेंज हो रहा है। मीन्स जो 2001 में अगर किसी लाइन का मैग्नेटिक बेयरिंग था, वो आज आपको नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर वेरी नहीं करता तो फिर डिक्लिनेशन एंगल ही नहीं आता। डिक्लिनेशन तभी तो आ रहा है ना जब वहां पे क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको सभी को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इजीली क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू क्या जाएगा, अब यही रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू क्या जाएगा, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन ऑफ ईस्ट। इसी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस डिक्लिनेशन ऑफ वेस्ट। ध्यान से देखते चलिए, ये आपको सभी को रिजल्ट क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए अच्छे से। ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस ईस्ट डिक्लिनेशन, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस वेस्ट डिक्लिनेशन होता है। ध्यान से समझिए। अब देखिए प्लस माइनस साइन कैसे यूज हो रहे हैं, अब मैं आपको समझना चाहता हूँ। ध्यान देखिए, हमारे पास क्या है, सपोज ये हमारे पास क्या है, ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज द ट्रू साउथ। ठीक है, दिस इज द ट्रू नॉर्थ, दिस इज द ट्रू साउथ, और एक ये हमारे पास क्वेश्चन, ध्यान से देखते चलिए, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ। अब हमारे पास कोई एक लाइन है, सपोज लाइन इज द OA, दिस इज द लाइन OA। अब आपको जो एंगल दे रखा है, सपोज जैसे एंगल हमारे कितना दे रखा है, 20 डिग्री का दे रखा है, तो ध्यान दीजिए ये जो आपको एंगल दे रखा है, जैसे आपने क्या कर रहे हैं, बाय हेल्प ऑफ द कंपास आप क्या कर रहे हैं, सर्वे वर्क कर रहे हैं। जो आप बाय हेल्प ऑफ द कंपास सर्वे वर्क करते हैं, तो जो आपको रीडिंग मिल रही है वो किससे मिल रही है, वो तो कंपास से मिल रही है ना। आप ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में वैल्यू नहीं ले रहे हैं, आप मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में वैल्यू ले रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास जैसे आ गया 20 डिग्री। अब हमारे वजह से ईस्ट डायरेक्शन में क्या दे रखा, डिक्लिनेशन दे रखा, सपोज ये हमारे पास कितने का, सपोज 2 डिग्री का है। तो आप खुद से बताओ कि जो ट्रू बेयरिंग होगा वो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ट्रू बेयरिंग इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले तो ये वाला एंगल ही क्या कहलाएगा, ट्रू बेयरिंग कहलाएगा ना। ट्रू बेयरिंग का मतलब है कि ये लाइन ट्रू मेरिडियन के साथ जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज नोन एज द ट्रू बेयरिंग। तो ट्रू बेयरिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस, अब देखिए प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 20 + 2 22 डिग्री का है। तो हम लोग कहेंगे ईस्ट डिक्लिनेशन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस किसके होता है, ईस्ट डिक्लिनेशन के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप, अगर यही हम लोग दूसरा डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, दूसरा डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखते हैं।
ठीक है। सेकंड डायग्राम हमारे पास इस तरीके का, इस बार जो लाइन है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, लाइन इस तरीके का, सॉरी दिस इज द, ये इस तरीके का हमारे पास हो गया लाइक दिस इज द टीवी, सॉरी ट्रू नॉर्थ, एंड दिस इज द ट्रू साउथ, एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ, एंड दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। ये हमारे पास क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ। ये वाला क्या है हमारे पास, इनके बिटवीन ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के बिटवीन जो एंगल होता है, जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है स्टूडेंट, दिस हॉरिजॉन्टल एंगल इज नोन एज द डिक्लिनेशन। तो यहाँ पे जो डिक्लिनेशन है वो किस डायरेक्शन में, वो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डब्ल्यू कहेंगे, डेल डब्ल्यू कहेंगे, क्या कहेंगे स्टूडेंट, डेल डब्ल्यू। अब कोई हमारे पास लाइन है, सपोज ये लाइन हमारे पास क्या हो गया, सॉरी इस लाइन को हम लोग यहाँ पे नहीं ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ, ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन सपोज हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ, दिस लाइन इज द ओ, ठीक है, ओ। अब आपको जो एंगल मिलेगा, जो आप एंगल बता रहे हैं, सपोज दिस इज द 20 डिग्री, आपने सेम एंगल ले लिया, 20 डिग्री है, ओके, एंगल कितना, 20 डिग्री। ये जो वेस्ट डिक्लिनेशन है ये कितना हमारे पास, 2 डिग्री। तो इस बार बताइए जो टीबी है, मतलब ट्रू बेयरिंग है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में जो ट्रू बेयरिंग का वैल्यू होगा बच्चों, वो तो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट होगा, यस और नो। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, इसको हम लोग डिफरेंट कलर से देख ले रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर में हम लोग यूज कर ले रहे हैं। जैसे ये वाला कलर आ गया हमारे पास, ये हमको ये वाला रीडिंग पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे, मतलब आपके पास टोटल कितना है, टोटल तो हमारे पास आपको क्या पता करना है, टीबी पता करना है। तो टीबी इक्वल टू क्या है हमारे पास, एमबी, एमबी हमारे पास क्या है बच्चों, बताओ व्हाट इज द एमबी, एमबी इज द 20 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो ये वाला चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको क्या कर देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हमारे पास आएगा वेस्ट डिक्लिनेशन आएगा, क्या आएगा, वेस्ट डिक्लिनेशन। तो हम लोग कह सकते हैं टीबी इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस क्या आएगा, वेस्ट डिक्लिनेशन। यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर ईस्ट डिक्लिनेशन में है तो टीबी इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस में क्या आएगा, ईस्ट डिक्लिनेशन आएगा। तो अब आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है, ठीक है, उसको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन के बिटवीन जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, दिस एंगल इज नॉन एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, आइसोगोनिक लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन आर दोज लाइंस which have equal declination, which have सेम डिक्लिनेशन, या फिर सेम डिक्लिनेशन पॉइंट से क्या कर रही है, जो लाइन पास कर रही है, दैट लाइन इज नॉन एज द आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। तो आइसोगोनिक लाइन में क्या होता है, दोज लाइन, ठीक है, दोज लाइन विच हैव सेम डिक्लिनेशन, सेम डिक्लिनेशन, ओके, सेम डिक्लिनेशन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोगोनिक लाइन कहेंगे। नेक्स्ट है एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन क्या होता है, इट इज ए स्पेशल लाइन, ठीक है, इट इज ए स्पेशल लाइन ऑफ आइसोगोनिक लाइन, ठीक है, इट इज ए स्पेशल आइसोगोनिक लाइन, इट इज ए स्पेशल आइसोगोनिक लाइन which has जीरो डिक्लिनेशन। क्या हमारे पास जीरो डिक्लिनेशन, जिस लाइन के पास क्या होता है, जीरो डिक्लिनेशन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इन केस ऑफ एगोनिक लाइन, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इन केस ऑफ एगोनिक लाइन, इन केस ऑफ एगोनिक लाइन, मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड टू ट्रू मेरिडियन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एंड ऑल पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्या हो गए, क्लियर हो गए। एक बार आप अच्छे से देखिए, स्पीड, वीडियो की स्पीड आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आराम से देखिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, व्हाट इज द आइसोगोनिक लाइन, व्हाट इज द एगोनिक लाइन, ठीक है। एक होता है मैग्नेटिक वेरिएशन, तो स्टूडेंट्स आपको पता है इसमें 4 तरीके का वेरिएशन होता है, एक सर्कुलर वेरिएशन होता है, एनुअल वेरिएशन होता है, डिurnal वेरिएशन होता है, और एक इर्रेगुलर वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इन सब का आपको पता रहना चाहिए अच्छे से। चलिए अब इसमें हम लोगों को स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखना है, ध्यान देखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखेंगे तो आपको सारा रिजल्ट वो वहां पे मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट,
जब भी हमारे को न्यूमेरिकल आए तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का आप यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग, जैसे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1, सॉरी डिक्लिनेशन लिखेंगे हम लोग, ईस्ट डिक्लिनेशन या फिर वेस्ट डिक्लिनेशन हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक बियरिंग 2 प्लस माइनस डिक्लिनेशन। जितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन होगा आप इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बच्चों क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ट्रू बियरिंग इक्वल टू कितना जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग 1 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू ट्रू बियरिंग 2 इक्वल टू प्लस माइनस डिक्लिनेशन 2। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि टीबी इज कांस्टेंट, टीबी इज नॉट वेरिएबल। ये क्या नहीं कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जनरली जितने भी क्वेश्चन होंगे आप याद करो कि कोई लाइन है हमारे पास OA, उसका मतलब क्या दे रखा है 1991 में आपको मैग्नेटिक बियरिंग ये दे रखा है, उस टाइम पे डिक्लिनेशन ये था। अभी एट प्रेजेंट में डिक्लिनेशन ये, तो बताइए एट प्रेजेंट उसका मतलब क्या बियरिंग क्या होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली ये जो प्लस माइनस साइन है ये इट इज डिपेंड ऑन द वो ईस्ट डिक्लिनेशन है या फिर हमारे पास कौन सा वेस्ट डिक्लिनेशन है। इस पॉइंट पे क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है। बाकी सारे पॉइंट तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो प्लस साइन यूज फॉर द ईस्ट डिक्लिनेशन, ठीक है ना। प्लस साइन ये आपको पता है ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए है, ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए है, ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए है। और जो माइनस साइन है, माइनस साइन ये हमारे पास होता है वेस्ट डिक्लिनेशन के लिए यूज करते हैं, वेस्ट डिक्लिनेशन, ठीक है। वेस्ट डिक्लिनेशन के लिए हम लोग क्या करें, यूज करते हैं। चलिए तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज फॉर वन रे लेंथ इज आल्सो कॉल्ड। तो उसको क्या कहेंगे, स्लीपर एग्रीगेट। नंबर ऑफ स्लीपर्स, सपोज जैसे हमारे पास एक रेल लेंथ है, ठीक है, एक रेल लेंथ है और ये जनरली कितना होता है हमारे पास 13 मीटर का होता है। और इस 13 मीटर में इस तरीके से क्या लगा रखे हैं हमने, स्लीपर्स लगा रखे हैं। देख रहे हैं स्लीपर्स आप देखते हैं, ठीक है, सॉरी स्लीपर्स को हमने ऊपर लगा दिया रेल के, ठीक है। देखिए ये हमारे पास हो गया रेल्स और यहाँ पे हमने क्या लगा रखे इस तरीके से स्लीपर्स लगा रखे लाइक इस तरीके से हमने क्या लगा रखे, स्लीपर्स लगा रखे। ये जो रेल है तो स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है रेल का, वो हमारे पास 13 मीटर होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये उन्होंने देखा है नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज वन रेल लेंथ इज कॉल्ड द स्लीपर डेंसिटी। उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम लोग स्लीपर डेंसिटी कहेंगे। स्लीपर डेंसिटी होता है हमारे पास। अब इसका वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जनरली क्या होता है m + x होता है, ठीक है। तो स्लीपर डेंसिटी जो हो जाएगा हमारे पास, स्लीपर डेंसिटी ये किसका हो जाएगा हमारे पास, m + x और क्या होता है हमारे पास n + x होता है, ठीक है। तो m और n, m और n क्या है हमारे पास, रेल लेंथ है, रेल लेंथ। तो जनरली हमारे पास कितना होता है 13 मीटर लेकर चलते हैं हम लोग, 13 मीटर इन केस ऑफ द ब्रॉड बीम। और जो x एंड y है तो हम लोग देखते होंगे m + 7, m + 3 2 क्या हो गया m + 7। दिस इज द डेंसिटी। तो इसके बेसिस पे हम लोग पता कर लेंगे। जैसे अगर 600 मीटर है, 600 मीटर का रेल लेंथ है तो वहां पे आप नंबर ऑफ स्लीपर्स क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्योंकि 1 मीटर रेल लेंथ पे हमारे पास कितना आ रहा है, n + x आ रहा है। इस तरीके से आता है, हम लोग तो क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए विनय सर मेरा नेम लो, बोलिए विनय सर मेरा नेम लो, ठीक है, ले लिया जी। बताइए विनय जी। कोई डाउट है तो बताइए आपको। एनी डाउट, करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैपिटलाइज्ड मनी कहलाता है हमारे पास। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज्ड मनी। तो ये कैपिटलाइज्ड मनी जो होता है हमारे पास, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेट एनुअल इनकम मल्टीप्लाई में ईयर्स परचेज होता है, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमारे पास होता है या मनी, ये हमारे पास होता है नेट एनुअल या नेट एनुअल इनकम कह सकते हैं, नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं
एक सेकेंड, तो जो जाएगा हमारे पास कैसे लिखे थे इसको, वैल्यू इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, और नेट इनकम है ना, इसलिए नेट मल्टीप्लाई में ईयर्स, इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर ले लेते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू होता है, मतलब आप कितना पैसा लगा रहे हैं कि जिससे आपको क्या हो, नेट एनुअल इनकम आपको क्या हो जाए वहां से मिले, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द प्लंजर वेट इन द विकार्ट apparatus। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए विकार्ट apparatus इज यूज्ड फॉर विच पर्पस, ठीक है। तो विकार्ट apparatus का जो यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, ये हम लोग किसके लिए करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम कॉमा फाइनल सेटिंग टाइम, और थर्ड हमारे पास होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है। इनका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, विकार्ट ऑपरेटर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। विकार्ट ऑपरेटर्स इज यूज फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम एंड कंसिस्टेंसी। सबसे पहले कंसिस्टेंसी पता करते हैं, देन हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम, देन हम लोग क्या करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम क्या करते हैं, पता करते हैं सीमेंट का। अब यहाँ पे पूछा गया है, अब आपने एक पॉइंट ध्यान देना, इन सभी के लिए अलग अलग हमारे पास क्या होता है, जो हम लोग प्लंजर यूज करते हैं, प्लंजर यूज फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लंजर का यूज करते हैं। और जो प्लंजर है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का प्लंजर होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, जिसका डाया हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, 10 mm होता है। बोलिए यस विनय बताइए, कोई आपको डाउट है तो बताओ, आपको समझा दिया जाएगा कि डाउट को। 10 mm है, और जो इसका लेंथ है वो हमारे पास कितना है, 50 mm है, और इसका जो वेट है वो हम लोग कितना लेके चलते हैं, 300 ग्राम। इसका वेट कितना लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग 300 ग्राम इसका वेट लेकर चलते हैं। इसका यूज किसमें होता है, कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लंजर का यूज करते हैं। इसका डाया कितना होता है, 10 mm, लेंथ कितना होता है, 50 mm होता है, और वेट हमारे पास कितना है, 300 ग्राम। दूसरा, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 mm स्क्वायर निडल का यूज करते हैं बच्चों। 1 mm स्क्वायर निडल का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए करते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए क्या होता है, जो 1 mm स्क्वायर निडल होता है उसमें 5 mm का एक सर्कुलर या एंगुलर क्या होता है, रिंग होता है हमारे पास, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का है, ठीक है। नीचे क्या एंगुलर रिंग होता है, ये वाला जो डायमेंशन है दिस इज द 5 mm, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं। जब भी आप कंसिस्टेंसी फाइंड करते हैं, जब आप प्लंजर को क्या करते हैं, सीमेंट में पेंटेड कराते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है वो नीचे से कितना चाहिए, 5 to 7 होना चाहिए, और टॉप से 33 to 35 mm क्या करना चाहिए, पेनिट्रेट करना चाहिए। जब आप प्लंजर देखते हैं तो यहाँ पे जो मोल्ड होता है हमारे पास, उस मोल्ड में जब आप देखेंगे तो जो हमारे पास प्लंजर है, इसका जो हाइट होता है, ये हमारे पास कितना होता है, 40 mm होता है। तो इसमें कितना जो प्लंजर है कितना पेनिट्रेट करना चाहिए, कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए वो हमारे पास 33 to 35 mm, ठीक है। 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना, फ्रॉम द टॉप से क्या करना चाहिए, पेनिट्रेट करना चाहिए। एंड 5 to 7 mm क्या करना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, अपर होना चाहिए फ्रॉम द बॉटम, मतलब बॉटम से कितना ऊपर रहना चाहिए, वो फ्रॉम द बॉटम कितना चाहिए, 5 to 7 mm ऊपर रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो एंड पॉइंट तक क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो फिर इसका मतलब तो सिंपल सा क्या हो गया कि उसमें वाटर क्या है, बहुत ज्यादा है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 30% कितना परसेंट, 30% हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसिस्टेंसी कंसीडर कर चलते हैं। मीन जो आपने सीमेंट यूज कर रखा है उसका 30% आप क्या कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, जिसपे जब आप प्लंजर में क्या कहते हैं, जब आप विकार्ट apparatus पे लेकर के जाते हैं, मोल्ड में जो पेस्ट को फिल करते हैं, फिल करने के बाद में जब प्लंजर को क्या करते हैं, उसमें पेंटेड कराते हैं, तो 33 to 35 mm क्या करता है, पेंटेड करता है फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। अब जैसे आपको पता है कि जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है किसके लिए किया जाता है, ये आपको वाटर कंटेंट पता करने के लिए किया जाता है। और जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते, इनिशियल सेटिंग टेस्ट, फाइनल सेटिंग टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, साउंडनेस, कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते। मींस जो फर्स्ट टेस्ट होता है
सीमेंट का स्ट्रेंथ, मतलब क्या करते हैं जब भी स्ट्रेंथ फाइंड करना है, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड करना है, साउंडनेस फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है। क्योंकि जैसे आपको इनिशियल सेटिंग या फाइनल सेटिंग टाइम पता करना है, तो उसमें जो वाटर होगा तो हम लोग कितना लेकर के चलते हैं, 0.5 पी लेकर के चलते हैं। कितना लेकर चलते हैं, 0.85 पी लेकर चलते हैं। व्हाट इज द पी? पी इज द वही वाटर है जो आपने कंसिस्टेंसी फाइंड करते टाइम पे क्या किया था, यूज किया था। यही अगर आप साउंडनेस फाइंड कर रहे हैं तो साउंडनेस में कितना होता है, 0.78 पी आपको यूज करना पड़ता है। इसी तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए इसी तरीके से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए पता करते हैं। तो बारी बारी कभी किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरीके से डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन को पूछा जाता है। यस विनय बताइए, कोई और चीज आपको जानना है तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपको सारा पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए कि द प्लंजर वेट ऑफ द विकाट ऑफ प्रेशर 300 ml 300 ग्राम, याद हो गया। पर ये अब क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में रिपीट करेगा। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें रिपीट करेगा, नहीं। रिपीट क्या कर सकता है, आपको विकाट अपरेटस के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए कि विकाट अपरेटस से आप क्या फाइंड करते हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं और उससे क्या क्या मतलब जो भी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तभी आप किसी एग्जाम को जल्दी से क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन को पढ़ लिए कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो इतने दिन बाद आएगा, आप भूल जाएंगे उस चीज को। तो इसलिए आपने क्या करना है, इस तरीके से पढ़ा करिए, इस प्रॉपर डिटेल में पढ़ा करिए एक एक पॉइंट को। टाइम लगेगा परंतु इन्हीं 10 क्वेश्चन में भी तो टाइम लगेगा ना आपको, ये नहीं, ये भी सोचिए आप, ठीक है। चलिए, विच क्रॉस स्टाफ कैन बी यूज सेटअप एनी एंगल नॉट जस्ट 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो उसमें हम लोग कौन से का यूज करते हैं, ध्यान से देखें। जैसे हमारे पास होता है ओपन क्रॉस स्टाफ, हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करता है 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ या क्या कह सकते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। तो आपको ध्यान देना है ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के ऐसे हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री, ओके, 90 डिग्री एंड मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने याद देना है कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का जो यूज किया जाता है वो 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का। ओपन क्रॉस स्टाफ का क्या होता है 90 डिग्री राइट एंगल मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। वर्नियर क्रॉस स्टाफ नो। एक होता है हमारे पास एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, तो ये क्या होता है एनी मैग्नीट्यूड, ठीक है, एनी एंगल या फिर एनी मैग्नीट्यूड का एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। तो विच क्रॉस स्टाफ कैन बी यूज सेटअप एनी एंगल, मतलब एनी एंगल एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का क्या किया जाता है बच्चों, यूज किया जाता है। अब आप ध्यान देखिए, जो क्रॉस स्टाफ है हमारे पास, क्रॉस स्टाफ इसके टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है, ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ आपने देखा होगा सभी स्टूडेंट्स में, ये हमारे पास क्या होता है कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ध्यान से, इस तरीके का जो स्टाफ होता है, दिस इज द ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है, दिस इज द ओपन क्रॉस स्टाफ। इसमें स्लिट्स होते हैं इस तरीके के, हम लोग यहाँ पे एक बार रेंजिंग रोड रखेंगे तब ध्यान से देखेंगे। और ये किसमें किया जाता है, ध्यान दीजिए, ये लीनियर मेजरमेंट मतलब चेन सर्वेइंग में इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या जाता है चेन सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। जैसे ऑफसेट्स लेना है कोई भी तो हम लोग क्या करेंगे ओपन क्रॉस स्टाफ। सेकंड हमारे पास हो गया फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, बच्चों कौन सा है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ठीक है, आपको अब क्लियर हो गया। इसका हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल एंड मल्टीपल ऑफ 45, मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स जो थर्ड है, थर्ड वो है हमारे पास एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ठीक है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का हम लोग यूज करते हैं एनी मैग्नीट्यूड, किसी भी मैग्नीट्यूड का एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारे पास वो है हमारे पास ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर। इसका भी यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने के लिए काम में किया जाता है। दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो ये होता है हमारे पास डबल रिफ्लेक्शन,
डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे क्या होता है बच्चे, ये बेस्ड होता है। दूसरा, यहाँ पे दो ग्लास होते हैं, ध्यान देखिए कुछ इस तरीके का सिस्टम है इसमें। ठीक है, इस तरीके का इसमें कुछ सिस्टम है, आपको ध्यान से देखिए इस तरीके का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मिरर होता है, ये हो गया हमारे पास इंडेक्स मिरर। इंडेक्स मिरर प्लीज ध्यान से देखते चलिए, इंडेक्स मिरर। और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट दिस इज द, अब इसमें देखिए ध्यान से, दिस इज द हॉरिजन, हॉरिजन, ठीक है। और ये जो दो मिरर ग्लास है, इनको जब आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये एक दूसरे से कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दूसरा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल स्टूडेंट, दिस एंगल इज द 105 डिग्री होता है, और ये वाला जो एंगल स्टूडेंट, दिस वन इज द 120 डिग्री होता है। ध्यान रखिए, ये जो हमारे पास है, दिस इज द इंडेक्स मिरर, दिस इज द हॉरिजन। इसका जो हाफ कोटेड होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझना प्लीज, एक एक पॉइंट को आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो हाफ कोटेड है, ये वाला ही कोटेड क्या होता है, मतलब हाफ पोर्शन ही इसका क्या होता है, कोटेड होता है, बट ये तो फुली कोटेड होता है, इसलिए इसको हमने मिरर बोला है। और ये जो ये बॉटम पोर्शन होता है, बॉटम पोर्शन इज अनसिल्वर्ड है या फिर अनकोटेड है, मतलब यहाँ पे किसी तरीके का वो नहीं है, मतलब इसको कोटेड नहीं किया गया, ये वाला कोटेड नहीं किया गया। अब ध्यान देखिए, अब ये देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, सपोज दिस इज द एक रेंजिंग रॉड लाइक दिस, ठीक है, और एक रेंजिंग रॉड हमारे पास यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, एक रेंजिंग रॉड है, और यहाँ पे आपका आंख है, ठीक है, इस तरीके से आपने, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं। जब सपोज अगर एक रेंजिंग रॉड अगर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों के लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके का दिखाई दे, जैसे हम लोग देख रहे हैं वहां पे, अगर इस तरीके का अगर हमारे पास दिखाई देता है, ये रेंजिंग रॉड जैसे ये हो गया और एक हमारे पास रेंजिंग रॉड ये हो गया, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर दिखाई देता है, इसका मतलब है 90 डिग्री क्या कर रहा है, एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। अब देखिए होता क्या है, डबल रिफ्लेक्शन का मतलब एक रेज यहाँ से इस तरीके से पास कर रही है, और ये सबसे पहले किस पे जाकर के गिरती है, ये जो हमारे पास है इंडेक्स मिरर पे जाकर के गिरती है, फिर यहाँ से लाइन क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और वो कुछ इस तरीके से रेज आती है, इस तरीके से, ठीक है। पहले तो ये यहाँ पे जाकर के इंसिडेंट करती है, फिर ये यहाँ से जाकर के रिफ्लेक्ट करती है, फिर वापिस ये क्या करती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ, क्या होता है हमारे पास, ऑप्टिकल स्क्वायर होता है। डबल प्रिंसिपल इज द ऑप्टिकल स्क्वायर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, ऑल क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। ऑप्टिकल स्क्वायर 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, डबल और रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। तीसरा, जो दो हमारे पास ग्लास है, एक ग्लास है जो इंडेक्स ग्लास, इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इंडेक्स मिरर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। इंडेक्स मिरर में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए चलिए गुड। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास क्या इस तरीके का सिस्टम है, इसमें हम लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आप सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इंडेक्स मिरर हो गया, ये हॉरिजन मिरर हो गया आपके पास, ठीक है। ये इंडेक्स मिरर है, ये हॉरिजन मिरर है। इंडेक्स ग्लास, ग्लास को हमने मिरर में कन्वर्ट कर दिया। ये भी क्या था, इंडेक्स हॉरिजन ग्लास, जिसको हमने हाफ ग्लास रखा है और हाफ मिरर रखा है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पोर्शन कोटेड किया जाता है, अपर पोर्शन या बॉटम पोर्शन। ध्यान देना, अपर पोर्शन को कोटेड किया जाता है, बॉटम पोर्शन क्या होता है, अनकोटेड होता है। दूसरा और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तीसरा जो चौथा पॉइंट है, ये क्या होता है, हमारे पास एक स्मॉल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, या पॉकेट इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, मतलब आप इसको पॉकेट में भी रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का। एंड फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास स्टैंड, ये हो गया पहला वाला ओपन क्रॉस स्टार, फ्रेंच क्रॉस स्टार, एडजस्टेबल क्रॉस स्टार, ऑप्टिकल स्क्वायर, एंड लास्ट जो है हमारे पास फिफ्थ पे होता है स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर। सॉरी
प्रिज्म स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर ये हमारे पास है प्रिज्म स्क्वायर। सिर्फ इसमें क्या होता है, प्रिज्म का सेटअप होता है और वो एडजस्ट नहीं करता है स्क्वायर, बट जो कितने डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने के क्या आता है, काम में आता है। तो इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। कोई आंसर है तो वो क्यों है, और कोई आंसर गलत है तो वो क्यों गलत है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट है द डेप्थ ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर। इसके ऊपर हमने बहुत सारा डेप्थ में बात कर लिया है। तो इसका डेप्थ हो जाएगा 2.5 टू 3.5 मीटर। हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, डेप्थ ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्लास 5 ऑफ हिल रोड हैज विड्थ ऑफ। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमने ध्यान देना है। सबसे पहले तो BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ये 1960 में आया था। 1960 में क्या बना था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन किसका हो गया, हाईवे का हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट्स जो क्लासिफिकेशन है मतलब हिल रोड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हिल रोड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फॉलोइंग कैटेगरीज। तो फर्स्ट है हमारे पास NH A। बी जो हमारे पास है ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्लास 9 मतलब 6 मीटर वाइड फॉर 3 टन व्हीकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी, ये हो जाएगा हमारे पास क्लास 5, ठीक है, क्लास 5 4.9 मीटर वाइड फॉर 1 टन व्हीकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डी, ये हो जाएगा हमारे पास क्लास 3, ठीक है, 1.45 टू 3.65 मीटर वाइड फॉर जीप, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, थार बोलते हैं, देख रहे हैं आजकल, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो गया, फेमस हो गया है। तो ये हमारे पास हो गया स्टेज। तो इसमें क्लास कौन सा हमारे पास, क्लास 5। तो क्लास 5 का जो वेट है वो कितना हमारे पास 4.9 मीटर। तो विच इज द करेक्ट आंसर 4.9 मीटर। अब आपसे क्लास 9 पूछा जा सकता है, क्लास 5 पूछा जा सकता है, क्लास 3 पूछा जा सकता है, NH इस तरीके से। तो BRO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था स्टूडेंट्स, 1960 में हुआ था। पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है, BRO कब आया था स्टूडेंट्स, BRO 1960 में आया था। और जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू BRO हिल रोड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें NH है, क्लास 9 है, क्लास 5 है, क्लास 3, दीज आर द वेरियस कैटेगरीज हमारे पास क्या है, रोड का है। चलिए नेक्स्ट है थिन लेयर ऑफ सैप, ठीक है, बिटवीन सैप बोर्ड एंड इनर बार्क इज कॉल्ड द मेडुलरी सैप। सैप तो हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है, कैम्बियम और पिथ भी नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो आंसर क्या है इसका, कैम्बियम आएगा, ठीक है, जो ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको, एक सेकेंड। एक हम आपको ये पिक्चर दिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स। इस पिक्चर्स को आप देखिए और डेली क्लास ज्वाइन करिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। जैसे ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है किसी वुड का। तो इसमें जो मिडिल पोर्शन है, ये जो सेंटर में है, इसको हम लोग बोलते हैं पिथ, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पिथ बोलेंगे। और इसके चारों तरफ जो है दिस इज द हार्ट वुड, ठीक है, ये डेड पोर्शन होता है जो पिथ होता है। दूसरा हमारे पास जो ये लाइन्स है, जो ये लाइन्स जो है हमारे पास, दीज लाइन्स आर द इनको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स मेडुलरी रेज, ठीक है। और ये जो लाइन्स है, इस तरीके का जो लाइन्स है, दीज लाइन्स आर द एनुअल रिंग्स। एनुअल मतलब जो इसकी बेसिस पे हम लोग एज पता करते हैं। आउटर जो पोर्शन है, आउटर हो गया, ये इसका क्या है, इनर पोर्शन है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम लेयर बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन हो गया सैप, दिस इज द इनर बार। तो सैप और इनर बार के बिटवीन जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज द कैम्बियम लेयर। तो पिथ के चारों तरफ कौन सा होता है, हार्ट के बाद क्या होता है पिथ के बाद क्या होता है सैप, मतलब जिसमें सैप भरा सैप। और नेक्स्ट है कैम्बियम लेयर, इनर बार, और हमारे पास क्या होता है आउटर बार। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को देखते हैं। सैप बोर्ड और इनर बार के बिटवीन जो है, दिस इज नोन एज द
कैम्बियम लेयर होता है। चलिए ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, कैम्बियम आ गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और जो भी किसी भी टिम्बर का जो हम लोग क्या करते हैं, एज पता करते हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सा रिंग होता है स्टूडेंट्स? जो हम लोग एज पता करते हैं तो वो कौन सा रिंग होता है, जल्दी से बताइए। एज के लिए हम लोग जिसके ऐसे हम लोग एज ऑफ ट्री, मतलब ट्री का एज हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो किसके बेसिस पे पता करते हैं? यस स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट। जल्दी से बताइए। तो वो हमारे पास क्या होता है, एनुलर रिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, एनुलर रिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास चीप कॉन्सिस्टेंस ऑफ एवरी ब्रिक प्रोड्यूसिंग क्ले 20 to 30%। सॉरी, ठीक है। तो देखिए आपको एक पॉइंट क्या रखना है, याद रखना है स्टूडेंट्स। यस, आपको जो याद रखना है, जैसे हम लोग देखते हैं जब भी ब्रिक के रिस्पेक्ट में ब्रिक, तो आप याद रख सकते हैं SALA। ठीक है, इस तरीके से। S4 है हमारे पास सिलिका, सिलिका जो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, एल्यूमिना। L4 क्या होता है हमारे पास, लाइन। और A4 मतलब ई में क्या आ रहा है हमारे पास, जैसे कि MgO। ठीक है, FeO, Fe2, FeO। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हमारे पास क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड, और Fe2O3 भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या जाएगा, जैसे अनदर इंग्रेडिएंट, जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, साल्स आ गया, या एल्कलाइन नेचर इसके पास भी। अब सिलिका जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितना होता है, 50 to 60% होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, 50 to 60% होता है। और सिलिका इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म शेप। पहला तो यूनिफॉर्म शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ द एक्सेस, इन केस ऑफ एक्सेस, इन केस ऑफ एक्सेस, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, ब्रिक्स मेक ब्रिटर। तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ये अभी एक एग्जाम हुआ था BPSC असिस्टेंट इंजीनियर का, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्यूमिना अगर क्या हो जाए, जितना उसका परसेंटेज है, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं, जैसे अब एल्यूमिना, एल्यूमिना का जो परसेंटेज होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है हमारे पास, 20 to 30%। ठीक है, 20 to 30% होता है। और इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। और इन केस ऑफ द एक्सेस, इन केस ऑफ एक्सेस, एक्सेस, अगर ये एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेगा, श्रिंक एंड वार्पिंग, वार्पिंग ड्यूरिंग द ड्राइंग हमारे पास होता है। नेक्स्ट होता है लाइन, लाइन का परसेंटेज किससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे हमारे पास Fe2O3 5 to 6% होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, मतलब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स, कलर के लिए। ठीक है, कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। MgO, तो ये क्या करता है, रिड्यूस श्रिंकेज, रिड्यूस श्रिंकेज and impart and gives color, yellowish color के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, तो आप सभी को पता चल जाना चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा, एल्यूमिना 50 to 60%। ओके, लाइन ये 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। एल्यूमिना 20 to 30% होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म शेप दे रहा है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म शेप है। दूसरा हमारे पास क्या है, लाइन स्ट्रेंथ के लिए होता है। एल्यूमिना तो गिव्स प्लास्टिसिटी,
प्लास्टिसिटी जो भी आप किसी शेप में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वार्पिंग या श्रिंकेज होगा। तो इस तरीके से व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, इसका सी ऑप्शन क्या होता है करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए आप इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। अभी आपको पता है कि एक ऑफर निकला हुआ है, तो महाप्लेक्स सिविल इंजीनियरिंग टीएससी गेट एंड एईजे के लिए है। तो आप इसको अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। स्टेट एईजे के लिए कितना है, 4499 रुपीज़ है। और लास्ट ये आपके पास चैनल है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स, क्लियरिंग डाउट बाय एक्सपर्ट्स, जितना भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम्स, कोर्स, नोटिफिकेशंस ऑफ द क्लास, सारा आपको वहाँ पे अवेलेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए। और आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो आप हम तक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप वहाँ पे कमेंट भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फीडबैक्स देंगे हम लोग, उस पर प्रॉपर वे में वर्क करेंगे, कोशिश रहेगी कि आपको आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम तक पहुँचाया जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इतना गर्म हो जाता है कि हेलो, हाँ जी, हाँ क्या क्या क्वेश्चन है? हाँ एक मिनट क्या क्या बोले? बात नहीं निकाल चल हाँ नहीं, वो उसको कर लीजिए काट करके। अब दोबारा से पूरा वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक दुक्का वो। कौन सा और कौन सा क्वेश्चन है, चलिए इसको बोल देते हैं बच्चों को।